हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे फिर वो कृषि के जितने भी अलग अलग तरह के टाइप्स हों उनको पूछ के, या कृषि के बारे में अलग अलग टाइप्स जो उनके मीनिंग वगैरह हो, क्यों कौन सी कृषि क्या होती है, ये सब पूछ के। और भारत में जितनी भी कृषि फसलें हैं, चाहे वो खरीफ की है, रबी की फसल है, जायद की है, वो सब पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एग्रीकल्चर यानी कृषि का चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। तो आप सबको पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर या कृषि है, हमारा जो इंडिया है, भारत जो है, वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और ज़्यादातर जो जनसंख्या है भारत की वो कृषि पर ही डिपेंडेड है। बहुत सारे जो संख्या है, जैसे कि कृषि में भारत के जो निवासी हैं, जिनका जो आजीविका आप मान लीजिए, उसका सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, वो कृषि ही है हमारा, ठीक है। तो कम से कम 52% रख लीजिए, 52% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट जो है, प्रत्यक्ष रूप से जो है 52% ऑफ जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कृषि ही करती है, ठीक है। और अगर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों को काउंट किया जाए तो परसेंटेज 60% हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है 60% जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और इनका जो उद्देश्य होता है वो खाद्यान्न की पूर्ति करना है। आपको पता है कि खाद्यान्न की पूर्ति के साथ साथ उद्योगों के लिए भी जो है अपने कच्चे माल की व्यवस्था करनी होती है। और अपने स्थायी जीवन, जो इनका जीवन है, उसकी शुरुआत के लिए ये जो कृषि को इन्होंने अपनाया था, ठीक। तो जो हमारी कृषि है, भारत की आपको पता है, इंडिया की जो जलवायु है, क्लाइमेट ऐसा है जो विशेषकर तापमान मान लीजिए साथ में, तो वर्ष भर में जो जितने भी कृषि उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहता है। हमारा जो जितना भी इंडिया का जो क्लाइमेट रहता है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल रहता है। और भारत में जो भूमि है, कम से कम कृषि भूमि जितनी है, लगभग 75% आप भूमि ले लीजिए, ठीक है। उसमें जो है खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। और जो 25% में उसमें जो उगाई जाती हैं फसलें, वो वाणिज्यिक फसलें होती हैं, वो उगाई जाती हैं, ठीक है। वाणिज्यिक फसलें होती हैं जिसमें खाद्य अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें आती हैं, ठीक है। ये मुख्य विकसित देशों में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि की जाती है, वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो और हमारा जो भारत है उसमें खेतों की औसत आकार जो है काफ़ी छोटा है। तो वो कितना है? लगभग 1.7 हेक्टेयर, 1.7 हेक्टेयर क्या है हमारे भारत का जो है औसत खेतों की जो औसत आकार है, क्या खेतों का औसत आकार जो छोटा है, वो औसत आकार जो हमारा है वो 1.7 हेक्टेयर। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एक बार कि खेतों का आकार जो है काफ़ी छोटा जो है भारत का, वो लगभग कितना हेक्टेयर तक का है, तो वो 1.7 हेक्टेयर का है। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। एक तो आपने याद रखना है कि 52% जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है इंडिया के लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं, कृषि करते हैं। एक्चुअली निर्भर क्या मतलब, कृषि करते हैं। और 60% जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए वो कृषि करते हैं। 75% जो है खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। तो 25% जो है वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती है, जिसमें खाद्य और अखाद्य दोनों ही प्रकार की फसलें होती हैं। और 1.7 हेक्टेयर जो है वो खेतों का आकार जो है इंडिया का, वो है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में। बहुत अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर के टाइप हैं, बहुत अलग अलग तरह के इसके प्रकार हैं, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्थानांतरण कृषि के द्वारा, ठीक है। पहले हम फसल चक्र पढ़ते हैं। फसल चक्र से आपको पता चल जाएगा कि फसल चक्र जो है ये भी एक टाइप है, ठीक है। तो जो फसल चक्र है जिसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, क्रॉप
रोटेशन, ठीक है, फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। इस क्रॉप रोटेशन से ही आप समझ गए होंगे रोटेशन यानी फसल चक्र, यानी इसमें क्या होता है कि एक जो आपकी भूमि है, किसी भी भूमि को ले लीजिए, ठीक है, उस भाग पर जो है कोई योजना बना के, ठीक है, बदल बदल कर फसलें जो हैं उगाई जाती हैं, जैसे कि ताकि जो फसल की जो उर्वरकता है वो जो भूमि की जो उर्वरकता है वो खत्म ना हो, ठीक है, निरंतर उस भाग पे क्या की जा सके, फसल उगाई जा सके, ठीक है। तो आपको पता है निरंतर एक ही भूमि पर एक ही जैसी फसल उगाते रहते हैं तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन फसल चक्र में क्या होता है, इसमें एक भूमि इस भूमि में लेकर आप जो है एक फसल उगाते हैं, इसके बाद कोई और फसल उगाते हैं, उसके बाद कोई और फसल उगाते हैं, या 1-2 साल के लिए उसे बीच में छोड़ भी देते हैं। तो इससे क्या होता है, फसल चक्र चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग फसलें उगाने की वजह से भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहती है, ठीक है, वो खत्म नहीं होती है। इसलिए इसे फसल चक्र आप समझ गए होंगे। क्रॉप रोटेशन यानी अलग अलग तरह की फसलें जो हैं उगाई जाती हैं इसमें, ठीक है, इसलिए इसे फसल चक्र कहा गया है, जिससे कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म ना हो, ठीक है। तो ये था फसल चक्र, जिसमें कि अलग अलग तरह की फसलें जो उगाई जाती हैं। सेकंड हमारा है स्थानांतरण कृषि, जिसे हम स्थानांतरण कृषि कहते हैं। स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि क्या है? अब स्थानांतरण कृषि जो है ये काफी प्राचीन रूप है, स्थानांतरण कृषि जो है काफी प्राचीन रूप से जो है मौजूद है कृषि में, ठीक है, जिसमें क्या है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वनों में जितनी भी जनजातियां हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, वनों को काट कर इसमें क्या करते हैं, स्थान अपना, देखो स्थानांतरण कर लेना, स्थान को चेंज करना, इसमें वनों को काट कर क्या करते हैं, वनों को काटा जाता है, वनों को काट कर वहां पे फसल उगाई जाती है। वनों को काट कर क्या है, वहां पे फसल कुछ वर्षों के लिए वहां पे खेती की जाती है, वनों को काटा जाता है, वहां पे क्या किया है, वहां पे वन वगैरह जो है वो काटती है, उसके बाद वहां पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। कुछ टाइम के बाद जब भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है, तब इस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह पे जाके वहां पे वनों को काट के वहां पे जगह बना के वहां पे खेती करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टफ नहीं है, स्थानांतरण से ही पता चल रहा है कि स्थान को चेंज करते हैं कैसे। पहले एक भूमि पे उन्होंने वनों को काटा, उसके बाद वहां पे जो है कृषि करना स्टार्ट कर दिया। उस कृषि के वहां पे जब भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो वहां पे उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके उन्होंने खेती करना शुरू कर देते थे, ठीक है। और ये क्रिया क्या होती थी, बार बार चलती रहती थी, बार बार दोहराई जाती थी। इसके बाद जो है तीसरा हम पॉइंट लेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसको यूज़ करने के लिए कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे हिंदी में कहा जाता है जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुबंध खेती, अनुबंध खेती, इंग्लिश में याद रखोगे तो काफी इजी रहेगा। तो अनुबंध खेती ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता हो जैसे। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी कोई फसल बोई जाती है उससे पहले ही किसान क्या करता है, कि किसी भी खरीदार जो होता है, फसल का खरीदार को चयन कर लेता है और उसके साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि इस फसल की मैं इतनी आपको जो है, इस फसल के जो है मुझे इतने पैसों में जो है इसको इतने रेट में मैंने इसको बेचना है, ठीक है। और जो खरीदार होता है वो भी तय कर लेता है, वो भी स्वीकार कर लेता है कि ठीक है कि इतने पैसों में मैं जो है इस चीज़ को, इस फसल को खरीदूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है अनुबंध खेती है, इसमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट उनका हो चुका होता है आपस में। ये काफ़ी पहले से भी चली आ रही थी अनुबंध खेती, लेकिन 2020 जो है इसमें कृषि सेवा अधिनियम हुआ था एक, 2020 में कृषि सेवा अधिनियम एक पास हुआ था,
ठीक है, कृषि सेवा अधिनियम पास हुआ था, जिसमें कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वैधता, इसको जो है वैधता प्रदान की गई थी। ठीक है, वैधता प्रदान की गई थी कि उसके बाद जो है किसी भी तरह का अगर किसान और खरीदार के बीच में कोई भी इशू हो जाता है पहले, तो वो नहीं सोल्व होता था पहले, लेकिन 2020 में कृषि सेवा अधिनियम एक नियम बनाए गए थे। ठीक है, जिसके इसके बेस पे, ताकि कोई आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगी कि बुआई से पहले ही जो किसान है वो खरीदार को चयन करके उसको जो है फसल का रेट बता दिया जाता था कि इतने रेट में ही मैं अपनी फसल को बेचूंगा। ठीक है, पहले से ही, और खरीदार को भी उसकी मंजूरी होती थी, स्वीकार करता था, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वाली फसल का। फोर्थ वाली फसल होगी जीविका, जीविका कृषि। तो जीविका कृषि से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, उत्पादन उतना ही होता है जिसमें जो है कोई कृषि करने वाला इंसान है, जो कृषक है, वो कृषि के परिवार की जो है जीविका पूरी की हो सके, मतलब आजीविका जो है उनकी, जो उनके खर्चे वगैरह हैं वो पूरे हो सकें। ठीक है, तो इस जीविका में क्या होता है कि अपनी फैमिली के लिए जितना उसको जरूरी है उतनी ही फसल वो जो है बोई जाती है, जीविका, अपनी जीविका के लिए। ठीक है, अपने मतलब जितना उसमें गुजारा होता है उसके जितना। ठीक है, उसके बाद जो अगली फसल आती है वो आती है वाणिज्यिक कृषि, जो मैंने आपको पहले ही बताई कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। इसमें खाद्य अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और ये विकसित देशों में ज़्यादा होती है। कहाँ होती है? विकसित देशों में। अब आगे हम बात करते हैं दीर्घकालीन कृषि की, यानी कि लॉन्ग टर्म फार्मिंग की। तो लॉन्ग टर्म फार्मिंग क्या है? लॉन्ग टर्म फार्मिंग, तो लॉन्ग टर्म फार्मिंग यानी दीर्घकालीन कृषि। तो ये दीर्घकालीन कृषि क्या है, लॉन्ग टर्म जो फार्मिंग है वो क्या है? तो पहले जो है ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के जो प्रयोग से जो है भूमि क्या हो जाती थी? बंजर। तो क्या जो रासायनिक जितने भी उर्वरक होते थे, जो कीटनाशक, मान लीजिए कीटनाशक जो होते थे, उनका प्रयोग किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा उनका जब प्रयोग किया जाता है तो वो जो कृषि होती है, जो भूमि होती है, वो बंजर हो जाती थी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म फार्मिंग का मतलब ये है कि ऐसी भूमि चाहते थे, ऐसी भूमि की इनको आवश्यकता पड़ी कि जिसमें क्या है, लंबे टाइम तक जो है उस भूमि पे बहुत सारी फसलें जो है उगाई जा सकें। ठीक है, तो जहाँ ये इसकी वजह से पॉसिबल नहीं था कि रासायनिक कीटनाशक की वजह से क्या है कि भूमि बंजर हो जाती थी, तो इन्होंने ऐसी ज़रूरत महसूस की कि हमें क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की हानि ना हो, और बिना हानि पहुंचाए ही हम क्या है, निरंतर लॉन्ग टर्म तक हम फार्मिंग करते रहें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक फार्मिंग करते रहने के लिए ठीक है, तो जो ये लॉन्ग टर्म फार्मिंग है, दीर्घकालीन कृषि, इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, और लंबे टाइम तक जो है अपनी उस भूमि में जो है फसलें उगाना चाहते थे। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में जो विधियां लाई गई इस कृषि के लिए, वो थी एक मिश्रित कृषि। जो लॉन्ग टर्म फार्मिंग के लिए जो विधियां लाई गई आगे, वो थी एक मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, इसमें फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसके बाद आ गया मिश्रित फसल। मिश्रित फसल में यानी कि एक साथ दो फसलें उगाना। ठीक है, दो फसलें उगाना एक साथ। ठीक है, एक ही भूमि पे जो है दो अलग अलग फसलें उगाना, लाइक एज गेहूं और चना हो गया, वैसे कुछ। ठीक है, उसके बाद एक और विधि है फसल चक्र, जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि फसल चक्र का यूज करके भी जो है भूमि की उर्वरकता को जो बनाए रखा जा सकता था, और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें फार्मिंग की जा सकती थी। तो ये था लॉन्ग टर्म फार्मिंग। इसके बाद हम बात करते हैं बागानी कृषि की। तो बागानी कृषि क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता था कि नकदी फसलों के उत्पादन हेतु विशाल से बहुत बड़े क्षेत्र में जो है एक प्रकार की फसल के बाग लगाए जाते थे। ठीक है, एक ही तरह के जो है बहुत सारे, मान लीजिए बहुत बड़ी जगह है, उसमें एक ही तरह के बाग उगाए जाते थे, एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादातर कहाँ पे होती है?
एक ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि में क्या होती है, रबड़ और कॉफ़ी की खेती जो है की जाती है। कॉफ़ी और रबड़ की खेती जो की जाती है, कॉफ़ी और रबड़ की खेती जो की जाती है वो इसी तरह की खेती है, बागानी कृषि की, ठीक है, जिसमें बहुत बड़े भाग में कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक हम बात करते हैं शुष्क कृषि, ठीक है। शुष्क कृषि, तो शुष्क कृषि क्या होती है, इसमें जो है वर्षा वाले जो है अपर्याप्त वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा वाले क्षेत्र में बिना सिंचाई के की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, बस आपने कॉमन सा याद रखना है कि बिना सिंचाई, ठीक है, बिना सिंचाई की जरूरत पड़ी होती है, जिसमें कोई सिंचाई की जरूरत नहीं होती, बिना सिंचाई की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहा जाता है। बिना सिंचाई वाली कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पारिस्थितिकी कृषि, इसका भी आपने नाम सुना होगा, पारिस्थितिकी कृषि। पुनः एक मिनट, पारिस्थितिकी कृषि क्या होती है, इस कृषि को जो दूसरा नाम दिया जाता है वो है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि भी कहा जाता है इसे, कार्बनिक कृषि। अब इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कहते हैं ना, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, जितने भी होते हैं कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। बिना कीटनाशक का प्रयोग किए इसमें सिर्फ क्या होते हैं, जैविक जो होते हैं हमारे, जैविक उर्वरक जो होते हैं, जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है इसमें। खाद जो जैविक खाद होती है, बिना किसी रसायन के डाले हुए उस खाद का प्रयोग किया जाता है, लाइक जैसे गोबर वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, जैविक खाद होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी भी तरह के रसायन नहीं डाले जाते हैं, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसमें जो है फसलों की उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और सबसे ज्यादा जो भारत का पहला राज्य बना है वो सिक्किम है, जिसने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है, ठीक है। सिक्किम क्या है हमारा, ये बिल्कुल याद रखना है आपने, सिक्किम भारत का पहला राज्य है, किस लिए, पहला राज्य है जो कि बिना रसायन की खेती करता है, जिसमें क्या है, जैविक खाद का प्रयोग करता है, जैविक कृषि करता है, ठीक है। जैविक कृषि करने वाला जो पहला राज्य बना है वो सिक्किम बना है, ठीक है। भारत का पहला राज्य सिक्किम बना है जैविक कृषि करने वाला, जिसमें कि रसायनों का वो प्रयोग नहीं करते हैं, और आगे जाके भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सही होते हैं ऑर्गेनिक फूड जितने भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पूंजीवादी कृषि की। जो हमारी जो जैविक कृषि होती है, जो हमारी जो ऑर्गेनिक कृषि होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 2-3 साल हो गए कि कम फायदा होता है, लेकिन 2-3 साल के बाद जो है भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही फायदा होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पूंजीवादी कृषि। तो पूंजीवादी कृषि में क्या होता है, पूंजीवादी कृषि, इसमें जब बहुत बड़ा जो पूंजीवादी होता है, पूंजी वाला होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा पूंजी वाला जो होता व्यक्ति होता है, वो भूमि को क्या कर लेता है, ज़मीन को खरीद लेता है, ठीक है, ज़मीन को खरीद लेता है, उस पर कार्य करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूंजी रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो या तो ज़मीन को खरीद लेता है या उसका कुछ सौदा करता है, ठीक है, कुछ किराए पर या कुछ लेता है, ऐसे ज़मीन को, कृषि को लेता है। उसके बाद जो है उसमें फसलें उगाना शुरू कर देता है। तो भारत में चाय और कॉफ़ी, रबड़ के बागान ऐसी कृषि में आते हैं। कौन कौन से, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया और रबड़ जो हो गया, इनके जो जितने भी ये फसलें ये उगाई जाती हैं, ये बागान जो इनके उगाए जाते हैं, वो इसी कृषि के अंदर आते हैं। कि जितने भी बड़े बड़े पूंजीवादी होते हैं वो इनको जो ज़मीन को लेते हैं किराए पर समझ लीजिए, या खरीद लेते हैं, और उस पर ये सारी खेती करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूंजीवादी कृषि। इसके बाद हम बात करते हैं तर कृषि की।
तर कृषि क्या होती है? तो ऐसी कृषि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ऐसी कृषि तर कृषि। ऐसे सोच लीजिए कि तरता रहता है ना, जब पानी में कोई सब कुछ तर जाता है, तो ऐसे मान लीजिएगा। तो ये वो भाग होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और ऐसे में कौन सी कृषि हो जो है की जा सकती है ज़्यादा? तो ज़्यादातर पानी की ज़रूरत कहाँ होती है? चावल में। तो चावल बोए जाते हैं ज़्यादातर यहाँ पे, ठीक है। चावल की खेती की जाती है। ये 200 सेंटीमीटर तक का जो है, जहाँ पे सिंचाई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे कि सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती, उसे तर कृषि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि, तो सीढ़ीदार कृषि में भी आप समझ गए होंगे कि जिसे समोच्च कृषि भी कहते हैं। समोच्च कृषि, ये नाम याद रखना है, कई बार ये पूछ लेते हैं, कई बार सीढ़ीदार। तो इसमें क्या है, पर्वतों पर जो कृषि की जाती है। सीढ़ीदार से पता चल रहा है कि सीढ़ियाँ टाइप, ऐसे आपने देखी होगी कृषि, ये सीढ़ियाँ के टाइप में होती है ये कृषि। अलग अलग छोटे छोटे खेत बनाए होते हैं, सीढ़ी नुमा बनाए होते हैं, तो वहाँ पे ये खेती होती है, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ होती है? ये पर्वतों में होती है ये कृषि, ठीक है। पर्वतों में ये कृषि होती है, सीढ़ीदार कृषि, ठीक है। इसके बाद हम अब बात करते हैं मिश्रित कृषि। मैंने आपको बता दिया पीछे, मिश्रित कृषि क्या होती है, जिसमें पशुपालन भी साथ में होता है, और मिश्रित यानी मिश्रित फसल उगाई जाती हैं, 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद हम बात अब करते हैं, एक आती है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग क्या है? डेयरी फार्मिंग में क्या है, ये आजकल की जो आधुनिक तकनीकी होती हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करते हुए पशुपालन द्वारा अधिक से अधिक क्या होता है, दूध या दुग्ध के उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। दूध या दूध के उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। डेयरी से ही पता चल रहा है, दूध और दूध से बनाने वाले उत्पाद, ये डेयरी फार्मिंग होगी, ठीक है। तो ये थी कृषि के कुछ। एक और रहती है झूम की खेती, जो कि बहुत ही बुरी मानी जाती है। झूम की खेती, झूम की खेती, बिल्कुल ये याद रखिएगा, झूम की खेती बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। झूम की खेती में प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ये कृषि होती है, ठीक है। जंगलों में वगैरह क्या है, आग लगा दी जाती है, आग लगाकर जो है पेड़ों को काट कर भूमि को साफ कर ये कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए ये भूमि जो है, प्राकृतिक संसाधनों को क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इस झूम की खेती से। इसमें जो है जंगलों को आग लगा दी जाती है, पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और 2-3 साल बाद ये भूमि त्याग दी जाती है, यानी पहले इस भूमि में फसल वगैरह उगाई और 2-3 साल बाद इस भूमि को छोड़ा और अलग से एक जंगल पकड़ा और उस जंगल को काटा या फिर उसको आग लगा दी और भूमि को साफ किया। उसके बाद वहाँ फसल उगाई, फिर वहाँ पे भी 2-3 साल बाद वो भी छोड़ दी, फिर तीसरी जगह पे कहीं पे गए। तो इसलिए इस खेती से क्या है कि बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती ये खेती, ठीक है। ये नुकसानदेह होती है पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है ये, ठीक है। इससे जितना हमारा एनवायरमेंटल का जितना संतुलन है वो सब बिगड़ जाता है। तो इस झूम की खेती को विश्व में बहुत अन्य बहुत सारे नाम हैं। झूम की खेती को बहुत ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये थे कृषि के कुछ रूप जो मैंने अभी डिस्कस किए, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भारत में कृषि फसलें। जो भारत की जो कृषि फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, कब कब बोई जाती हैं। तो भारत में कृषि फसलें, तो कृषि फसलें आपको पता है, एक तो खरीफ के टाइम, ठीक है, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद, ठीक है। खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो कब की जाती है? इसकी जो बुआई की जाती है मई से जुलाई तक की जाती है। कहाँ, कब से? मई से जुलाई तक की जाती है। इसकी बुआई जो होती है मई से जुलाई तक की जाती है। और इस फसल को जो है, फसलों की इसमें जो है इसकी जो कटाई की जाती है
वो की जाती है। इस फसलों की कटाई अक्टूबर नवंबर तक ये काटी जाती हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक ये काटी जाती हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक ये काटी जाती हैं। और आपने याद कैसे रखना है इसको, देखिए ये मई और जुलाई में क्या की बोई गई, ठीक है। मई से जुलाई तक ये कभी भी बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक इनको काट लिया जाता है। तो दूसरी रबी की फसल आ जाती है, ठीक है। रबी की फसल जो है वो बोई जाती है, ठीक है। ये शीतकाल का जो प्रारंभिक दिन होते हैं तब बोई जाती है। ये अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। देखो ये काट दी, अब खेत खाली हो गया, ठीक है। खेत खाली हो गया, ये काट दी, अब दूसरी रबी की फसल आ गई, ठीक है। तो ये कब बोई जाती है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक मान लीजिए, ठीक है। दिसंबर तक मान लीजिए, अक्टूबर से दिसंबर तक ये बोई जाती है, ठीक है, रबी की फसल। और इसको जो है काटा जाता है फरवरी से अप्रैल तक, इसको काटा जाता है। इसको कब तक काटा जाता है, फरवरी से अप्रैल तक काटा जाता है। फरवरी से अप्रैल तक काटा जाता है। जब ये आपको ठीक है ना, कैसे याद रखना है, मई जुलाई तक इसकी जो है बुआई की जाती है खरीफ की फसल की। अक्टूबर नवंबर में खेत खाली कर दिए जाते हैं, काट दी जाती है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो है ये फसल बोई जाती है रबी की फसल, और फरवरी से अप्रैल तक इसको काटा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये खरीफ की फसल आ जाती है। जायद की फसल भी बताऊंगी आगे, लेकिन ये आपको मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ ताकि इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो अब जो खरीफ की फसलें हैं उसके एग्जाम्पल क्या हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। तो खरीफ की फसलें हैं, इसमें जो आती हैं ज्वार बाजरा धान, ज्वार बाजरा धान जिसे चावल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मक्का मूंग, मक्का मूंग सोयाबीन, ठीक है। मक्का मूंग सोयाबीन मूंगफली कपास गन्ना तिल गन्ना कपास, ये सब खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे जूट की फसल, उड़द की हो गई, राई हो गई, ये सब फसलें होती हैं। मेन आप याद रखिएगा। जो रबी की फसल है अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और फरवरी से अप्रैल तक काटी जाती हैं। तो इसकी प्रमुख जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसकी जो प्रमुख फसलें होती हैं वो हैं गेहूं जौ मटर चना, गेहूं जौ मटर चना, ठीक है, चना। उसके बाद आलू मसूर अरहर सरसों अरहर, ठीक है, सरसों अरहर आलू, तो ये फसलें हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये। उसके बाद हम बात करते हैं जायद की फसल की। तो जायद की जो फसल होती है इसके लिए बहुत ही अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जायद की फसल के लिए जो है बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, तभी जायद की फसलों की कृषि की जाती है, ठीक है। इसको दो तरह की जायद की फसलों को जो है दो तरह में बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है खरीफ जायद, ठीक है, खरीफ जायद, और दूसरा रबी जायद। तो जो खरीफ जायद की फसल है वो उसमें जो है वर्षा ऋतु के अंतिम दिनों में यानी अगस्त से सितंबर तक बोई जाती है। ये अगस्त से, एक मिनट, ये अगस्त से सितंबर तक बोई जाती है, ठीक है। अब मैंने कहा ना कि जायद की फसलों के लिए क्या जरूरत पड़ती है कि बहुत अच्छी सिंचाई होनी चाहिए, तब जायद की फसलें जो है उगाई जा सकती हैं। तो इसमें जो है जायद की फसल में ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये अगस्त से लेकर जो है सितंबर तक बोई जाती हैं और इनकी कटाई जो की जाती है वो दिसंबर से जनवरी तक होती है। खरीफ में जो खरीफ की जायद की फसल है उसमें जो है इनकी जो कटाई होती है वो दिसंबर तक हो जाती हैं, दिसंबर जनवरी तक जो है इनकी कटाई हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दिसंबर से जनवरी तक। उसके बाद जो है दूसरी आ जाती है रबी जायद। रबी जायद की जो फसल है
ठीक है। रबी जायद की फसल जो होती है उसका जो है अधिक तापमान और लंबे प्रकाश की जरूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जायद रबी की फसलों की जो है वो फरवरी मार्च के महीने में बोया जाता है। ये फरवरी मार्च के महीनों में जो है बोया जाता है, फरवरी मार्च के महीनों में बोया जाता है और अप्रैल मई के महीनों में काटी जाती है। अप्रैल मई के महीनों में काटी जाती है, ये याद रखना है आपने बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत पानी की आवश्यकता होती है, अगस्त से सितंबर तक बोई जाती है, दिसंबर जनवरी में काट ली। उसके बाद जो है यानी बीच में 2-3 महीने ही हैं। और रबी की जायद जो है फरवरी मार्च में क्या कर दी, ये जनवरी तक काटी और ये फरवरी मार्च में उगाई और अप्रैल मई तक इसको काट दिया, ठीक है। तो इसमें जो फसलें आती हैं, जायद की फसलें जो आती हैं वो आती हैं, एक तरबूज, खरबूजा, ठीक है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, मूंग हो गए, लोबिया हो गया, मूंग भी आते हैं इसमें, ठीक है। लोबिया हो गया, मूंग हो गया, पत्तेदार सब्जियां होगी, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, पत्तेदार जितनी भी हैं, पत्तेदार क्या हैं, सब्जियां आ गई, पत्तेदार सब्जियां, ये सब जो हैं वो इसी में आते हैं। ककड़ी होगी एक, ककड़ी, ठीक है। तो ये सब जो है ये इसकी फसलें हैं, जायद की फसलें हैं। तो ये आपने बिल्कुल याद रखना है। एक और है इसके बाद जो भारत की कृषि फसलों में आता है, जिसे कहा जाता है नकदी फसल, नकदी फसल, ठीक है। नकदी फसल क्या है, ये फसल जो होती है इसमें लोग जो हैं अपने व्यापार के लिए, अपने बहुत से ज्यादा लाभ कमाने के लिए किसान उगाते हैं, लाइक एज कपास, गन्ना, ठीक है, कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये अपने याद रखने, इसका बस इतना ही पूछा जाता है। जो कि क्या है, लोग ज़्यादा लाभ कमाने के लिए व्यापार की दृष्टि से जो है इसको उगाते हैं। तो ये था हमारा जो है कृषि का चैप्टर, ठीक है। कृषि का चैप्टर जो कि पूरा जितना भी है मैंने फिनिश कर दिया है ये, ठीक है। टाइप्स इसके हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो है कृषि जो फसलें खरीफ, रबी, जायद और नकदी फसलें जो उगाई जाती हैं वो इसमें डिस्कस किया और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। थैंक यू।